नमस्कार मित्रों, सभी चाहने वाले को नमस्कार और जय श्री राम। मेरी कहानी, मेरी जुबानी आज की कड़ी 18 जून 2025 दिन है बुधवार। दोपहर के समय हो गए हैं। 2-3 दिन से मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था। लग रहा था कि हम क्या बोलूं, क्योंकि बोलने के लिए भी कुछ चाहिए। स्क्रिप्टेड तो है नहीं, लेखक डायरेक्टर तो है नहीं हम, और कोई फिल्म भी नहीं बना रहे। जब जो मन करता है वो बोल देता हूँ, निस्वार्थ भाव से बोलता हूँ। कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, उन गलतियों को मैं बोलता हूँ कि हमारे मित्र लोग क्षमा करें। तो आज का जो विषय है, उसको विषय तो नहीं कहेंगे, मेरी आप बीती भी है और सरकार के कुछ टैक्सेशन नियम के बारे में भी मैं बताऊंगा, जो कि शुरू से मुझे उद्वेलित किया करते थे, लेकिन 2017 के बाद बहुत कुछ उसमें सुधार हुआ है और उसी पे चर्चा करूंगा। पहले प्रसंग बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं कंप्यूटर के लिए अपना कंप्यूटर एकेडमी शुरू कर चुका था। अच्छे खासे चल रहे थे। उसमें 1-2 मेरे मित्रों ने मुझसे कंप्यूटर सेट मांगा। राजीव जी, आप अच्छे कंप्यूटर वाले हैं, मुझे एक कंप्यूटर सेट चाहिए। तो ये 1996-7 की बात होगी। मेरे एक मित्र थे, यहाँ दवा की दुकान थी उनकी, अब तो नहीं रहे, लेकिन उनका एक दिन मुझे बहुत याद आता है। उन्होंने लोन लिया था कंप्यूटर सेट खरीदने के लिए। उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट कहें, विश्वास कहें, जो कुछ भी था। उन्होंने कहा कि राजीव जी, मैं आप ही के थ्रू लूँगा, दूसरे से नहीं लूँगा। मैं तब तक कंप्यूटर का व्यवसाय नहीं करता था, मतलब खरीद और बेच का काम नहीं करता था। मैंने उनसे बोला कि भैया, मेरे पास तो न जीएसटी है, उस समय जीएसटी नहीं होता था, सेल टैक्स होता था, न कोई फॉर्म है, कैसे होगा। तो सिवान में थाना रोड में ग्रामीण बैंक की एक शाखा थी, उसमें उनका खाता था। उन्होंने मेरा एक करेंट अकाउंट का खाता उसमें खुलवा दिया और उसके बाद उन्होंने उस खाते में ट्रांसफ़र करा के और वो एक ड्राफ्ट बनवा दिए। तब तक मैं जो कुछ भी अपने लिए कंप्यूटर खरीदता था, वो कोलकाता से ही खरीदता था। वेस्ट बंगाल में पहले से ही सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स और बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। आप अगर कुछ भी खरीदेंगे, सेंट्रल टैक्स लगता था और स्टेट टैक्स लगता था। सेंट्रल टैक्स तब लगता था जब आप दूसरे स्टेट में उसको लेके जाते हैं, और स्टेट टैक्स तब लगता था जब आप उसी राज्य में उसको रखते हैं। मैं तो बिहार में लेके आता था,
मैं गया, लेकिन तब तक वहाँ का एक नियम कह लीजिए या जो कुछ भी कह लीजिए, वो लोग तब तक कोई भी सामान रिलीज नहीं करते थे जब तक उनके खाते में पैसा न आ जाए। ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट भी भुगतान होने में कम से कम 3 से 5 दिन लगते थे। मैं अपने ससुराल में रुक जाया करता था और मैं भी कभी भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करता था। मैंने बोला था कि आप कृपया जब तक पैसे आपके खाते में नहीं आ जाए तब तक आप मेरे को माल नहीं देंगे। हुआ यही होता था। मैं उनका सामान लेने के लिए गया, सामान खरीदा गया। मैंने उनको बता भी दिया था कि मेरे पास भाई कोई ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि हम, न मेरी दुकान है न कुछ है, सेल टैक्स वगैरह जो कुछ भी होगा उसकी गारंटी वगैरह जो कुछ भी होगी वो सब बंगाल के लिए होगी। वो सज्जन मान भी गए थे, सब कुछ हो गया था। अब मैं कंप्यूटर का पूरा सेट, एक CPU, एक कीबोर्ड और एक CRT कलर मॉनिटर के साथ मैं लेके चला। तो इतना मुझे समझ में आता था कि उसकी एक रिसीट, हमने पक्की रिसीट बनवा ली थी अपने नाम से, क्योंकि फॉर्म के नाम से नहीं बनता था। तो राजीव रंजन के नाम से वो एक पर्चा बन चुका था। उसका जो भी टैक्स वगैरह था वो सब कुछ पे कर दिया गया था। स्टेशन पे आया, हावड़ा स्टेशन पे, हावड़ा से पटना आने वाली ट्रेन में सामान कुली के द्वारा हमने रखवा दिया। ट्रेन छूटने में थोड़ी सी देर थी। कुछ CRPF वाले और भी कुछ लोग, मुझे ध्यान नहीं है, वो दौड़े दौड़े आए और वो सीट के नीचे देखने लगे कि क्या क्या है। उन्होंने देखा डब्बा सब। मैं पूछा किसका है? मैंने बोला सर मेरा है। क्या है? मैंने बोला कि कंप्यूटर के सेट है। कंप्यूटर का सेट है तो इसका आपको चालान कटेगा। एकदम कटेगा सर। मैंने चालान पहले ही कटवा लिया था। वहाँ TT बाबू लोग कुछ वेट करके उसका चालान काट दिया करते थे और पक्की रसीद भी थी। रेलवे के नियम मुझे उतने नहीं मालूम थे, लेकिन ये मालूम बाद में हुआ कि जब आपका सामान ट्रेन के अंदर में सीट नंबर पे रहेगा तो ट्रेन के अंदर के एस्कॉर्ट उसका जांच करेंगे। प्लेटफॉर्म पे रहेगा तो प्लेटफॉर्म के लोग जांच करेंगे। अब मैं पटना से चला के लिए चला, पटना के लिए। मुझे मालूम हुआ कि जो TT होते हैं उनका वो सामान एक्स्ट्रा अगर होगा तो उसके वो लोग भी चार्ज करेंगे। तो सामान तौल में एक्स्ट्रा नहीं था, पक्की रिसीट थी, पर्सनल यूज़ में था। मतलब कि वो कहीं से भी मुझे टैक्स के मामले में नहीं पकड़ पा रहे थे। लेकिन 2 नंबर की कमाई होती है, जिसके एवज में वो जो जानकार नहीं होते हैं उनको वो परेशान करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे भी उसी श्रेणी का माना और मुझसे थोड़ा सा बोले कि आपको तो पैसे देने ही पड़ेंगे। हमने कहा कि ठीक है, आप लिख के दे दो, हम दे देते हैं पैसे। कितना देना होगा ये वो जो कुछ भी है। अब 96-97 की बात है, मुझे याद नहीं है। फिर भी नॉर्मल से ज़्यादा 500 रुपये तक मांगा गया था। मैं 5 रुपया भी देने के लिए राज़ी नहीं था। आसनसोल तक TT बाबू चले गए। अब दूसरे TT बाबू आए। तब मुझे पता चला कि कुछ पैसे तो वो ले लेते हैं और जो लोग नहीं देते हैं उनका माल
लेने के लिए टीटी बाबू को अगले जो ग्रुप होता है उनको वो हैंड ओवर कर देते हैं। तो मेरी सीट हैंड ओवर हो गई थी। अब वो टीटी बाबू आए और शायद मधुपुर तक दूसरी ग्रुप को चलनी थी। वो उसको जांच करना शुरू कर दिए। मैं तो रिजिड था, मैं तो किसी को दूंगा नहीं 1 रुपया, मैं तुरंत निकाल देता था वो रिसीट वगैरह सब कुछ। अब ले चूँकि बिहार आ चुका था, तो बंगाल से बिहार आ गया था। अब आप दूसरे स्टेट का माल आपने ख़रीदा है, तो उसमें एक और सरकार का नियम था, आप पर्सनल यूज़ करने के लिए कहीं से भी पूरे भारत भर में उसको ला सकते हैं। मैंने वही बताया कि भैया ये हम एक सेट तो है और ये हमारे यूज़ का है, ये बेचने का नहीं है, मेरी कोई दुकान नहीं है, मैं अपने यूज़ के लिए ले जा रहा हूँ, ये हमारा नाम है। ये अब उस समय शायद आधार कार्ड होता था नहीं होता था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जो कुछ भी था मैंने अपना परिचय भी बताया, सब कुछ बताया। अब वो चुपचाप चले गए। तब तक CRPF वाला आया, उसने भी मुझे तंग करना शुरू किया। मुझे बड़ी नींद आ रही थी। मैंने सोचा कि कुछ करते हैं। मैंने उनसे बोला कि भैया मुझे नींद आ रही है, आप कितने देर के लिए हो? उसने बताया कि मेरा डिजिग्नेशन जो है कम से कम 3 से 4 घंटा के बाद आएगा। अब रौनी हो या जो कुछ भी हो, ध्यान नहीं है। हमने कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, मैं सो रहा हूँ, आज जैसे उठूँगा और आप तब तक उतरने लायक हो जाएंगे, मैं आपको ज़रूर पैसे दूंगा, कृपया मेरा सामान देखते रहें। वो सज्जन मान गए। कभी कभी अच्छे लोग भी मिलते हैं। मैं बड़े निश्चिंत होकर सोया, और जब उनका जब स्टेशन आने वाला था, उन्होंने जगाया, मैंने उनके हाथ में 100 रुपया दिया। बड़े खुश हुए और वो अपना उतर गए। वहाँ से 2-3 घंटे लगते थे शायद पटना आने में। पटना जंक्शन आ गया मैं। पटना जंक्शन में जैसे मैं प्लेटफॉर्म पर सामान उतारा, एक टीटी बाबू आ गए। सोचिए कि कोलकाता के टीटी ने यहाँ के टीटी को बताया था, और उन लोगों को इंतज़ार था कि ये बंदा तो अब प्लेटफॉर्म के ऊपर उतरेगा तो प्लेटफॉर्म वाला नियम लागू करेंगे। मैं भी था उसी में का। मैंने बोला कि भैया ऐसा है कि आप एक काम करो, एक रिसीट बना दो, जितना एक्सेस है, वो नियम तो याद नहीं है मुझे, स्लीपर में कितना केजी उस समय लेके जाते थे और कितने केजी का मैंने बनवाया था, उससे अगर एक्सेस है आप इसको मालगोदाम में ले चलो, तौलवा लो, आप मेरे को बेशक एक रिसीट बना देना। लेकिन मैं गलत हूँगा तो मैं पूरा पेमेंट करूँगा, अदरवाइज आप कूली का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। वो टीटी बाबू जो प्लेटफॉर्म पे थे भग लिए, और मैं बड़े निश्चिंत से महावीर मंदिर के पास आया, टेम्पो में सामान रखा। अब मुझे याद नहीं है कि वहाँ से मैं बस से आया या फिर मैं ट्रेन से हाजीपुर आके सिवान आया। तो ये एक कहानी थी जिसमें छिपी हुई है टैक्सेशन। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स, अलग अलग टैक्स हुआ करते थे। बहुत कठिनाई होती थी व्यापारियों को। मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, एस्टेट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, दूसरे टैक्स, एस्टेट का टैक्स। अब सब चीज़ तो एक जगह बनता नहीं है। कुछ बिहार में बनेगा, कुछ बंगाल में बनेगा, कुछ आसाम में बनेगा, कुछ पंजाब में बनेगा, कुछ बिहार में बिकेगा, कोई उत्तर प्रदेश में बिकेगा। तो हर एक स्टेट का अपना अपना सेल टैक्स नियम होता था।
हर एक स्टेट में एक अलग एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी और सर्विस टैक्स लगते थे जरूर, लेकिन बहुत सारे लोग सर्विस टैक्स नहीं देते थे, आज भी नहीं दे रहे हैं। आज भी कच्चा और पक्का दो तरह का रिसीट बनता था। मैं तो सिवान का रहने वाला हूँ। सिवान के अच्छे अच्छे इनकम टैक्स वकील बढ़िया बढ़िया व्यापारियों को ये राय देते थे कि दो तरह का खाता रखो। एक खाता आप सरकार के लिए, एक खाता अपने लिए। और टैली नाम का सॉफ्टवेयर होता था। तो मैं कोई भी वकालत पेशा वाला आदमी नहीं हूँ। मैं सिंपल सा एक कंप्यूटर वाला, लेकिन मैं जब से शुरू किया था उस समय कंप्यूटर का एक ऐसा जलवा हुआ करता था कि मैं कंप्यूटर के बारे में हर एक बिजनेस में जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो सब कुछ हमने सीख लिया था। और टैली नाम का सॉफ्टवेयर जो था, उस सॉफ्टवेयर के बारे में भी अच्छी तरह मुझे जानकारी थी। मैंने आज तक किसी को दो तरह के खाते के लिए राय नहीं दिया। और सिवान के एक ईमानदार चार्टर अकाउंटेंट थे, अभी भी होंगे। उनके बहुत बड़ी दुकान है, मारवाड़ी है, और यहाँ का एक कपड़े की दुकान है, वो भी वो देखते हैं। और वो बहुत इस सब मामले में चार्टर अकाउंटेंसी की शुरुआत उन्होंने सिवान में पहला किया था। अच्छे एक चार्टर अकाउंटेंट हैं। मेरा उनसे अच्छा पटरी जमता था, क्योंकि वे भी इन सब के खिलाफ थे। ये दो तरह के खाते नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब आप ईमानदारी से कोई टैक्स देते हैं तो उससे ज़्यादा आमदनी होती है बनिस्बत की बेईमानी से। तो टैक्स देना, टैक्स का मतलब क्या होता है कि आप जो कमाते हैं उसमें से थोड़े से पैसे आप सरकार को दें। सरकार उससे आपके भलाई के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, इस पे खर्च करती है। और आप अगर रोड पे निकलते हैं, अच्छा रोड मिलता है तो आपको खुशी होती है। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप जो भी कमाते हैं उससे अधिक कमाई जब करने लगते हैं तभी आपको टैक्स देना होता है, नहीं तो आपको नहीं देना होता है। पैन कार्ड बनता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, आपका एक स्लैब होता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, अभी तो 4 लाख रुपया भी अगर सालाना आप कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है। तो टैक्स नहीं देना है, इसके लिए बहुत सारे लोग जालसाजी का काम करते थे। कच्चे में बिल बनाएंगे, वो रिकॉर्ड रखते रखते परेशान हो जाएंगे। अगर आप एक रिकॉर्ड रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2017 से GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक तरह का टैक्स लग गया। उसके पहले सेल टैक्स होता था, इनकम टैक्स तो आज भी है। लेकिन जो व्यापारियों को कठिनाई होती थी, वे बिल बनाना, उसके ऊपर चर्चा करना, और उस छोटे से काम में मैं भी परेशानी में पड़ा हूँ। लेकिन हमारी कुछ आदत अलग थी। मैंने अपना दुकान ही नहीं खोला। हाँ, बेशक मैं कलकत्ता से सामान लेता था। अगर आपको देना है तो डायरेक्ट आपके नाम पे बिल हो जाएगा। और आज वही बात है, आप अमेज़न पे लेते हैं कोई सामान, कंपनी अलग अलग है,
जियो मार्ट से लेते हैं, रिलायंस से लेते हैं, विशाल मेगा मार्ट से लेते हैं, आपको जीएसटी देना पड़ता है। एक बार जीएसटी लग गया तो फिर दोबारा नहीं लगता है। पहले क्या होता था, सेल टैक्स तमिलनाडु का अलग, बिहार का अलग, सेंट्रल एक्साइज का अलग। अभी आपको तो टैक्सेशन क्या होता है, टैक्स क्या होता है? टैक्स कुछ नहीं होता है। टैक्स आपकी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा सरकार को देना पड़ता है, जिससे कि आपके सोसाइटी, आपके समाज में ये जो तरक्की देखते हैं, उस तरक्की को सरकार, अब आपको क्या याद है, वंदे भारत जैसी भी ट्रेन भारत में कल्पना की गई होगी? नहीं। मुझे याद है, मैं मोदी सरकार का एक ही जो अचीवमेंट है उसी पे बड़ा खुश रहता हूँ। कौन सा अचीवमेंट? तो मैं बहुत ट्रेन का सफ़र करता था। जब सुबह होती थी 5 बजे, किसी भी स्टेशन पे सुबह के 5 बजे अगर ट्रेन रुक गई तो आप उस प्लेटफॉर्म पे नाक पे रुमाल दे के ही या तो उतरना या तो चढ़ना। पखाने की बदबू से पूरा महकमा जो है वो परेशान रहता था, और पानी से धोते धोते लोगों को आगाह किया जाता था, कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो तो शौचालय का प्रयोग न करें। लेकिन लोग मानते तो नहीं थे। आज आप जब चाहे तब शौचालय का प्रयोग कीजिए। जैसे हवाई जहाज़ में होता है वैसे ही रेलवे में भी है। आपका शौच जो है रेलवे की पटरियों पे नहीं गिरेगा और वो एक जगह खाली किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन मैं अगर कहता हूँ तो भैया मेरे को बस एक अचीवमेंट मोदी जी का 2014 से लेकर 2025 तक, हमको तो यही लगता है मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। मोदी जी ने नहीं किया, ये हमारे भारत की जनता ने की है। मोदी जी एक निमित्त मात्र हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने के पहले ही उन्होंने कहा था देवालय और शौचालय। आज मैं बीमार हूँ पिछले 2 साल से, और मुझे शौचालय का महत्व समझ में आ रहा है। अगर मेरा शौचालय सही नहीं होता तो मेरे घर में मेरी भी बदबू आती रहती, कौन उसे साफ करता। तो टैक्स जरूर दें, बिना जीएसटी का कोई सामान न खरीदें, जीएसटी के बारे में ठीक से पढ़ें, उसके पुराने स्ट्रक्चर पढ़ें। सिनेमा हॉल में भी लगता था सेल टैक्स, मुझे याद है सेल टैक्स अफसर लोगों को हमारे सिनेमा वाले फ्री में पास दिया करते थे। कभी कभी हम लोग भी उस पास का आनंद उठाए हैं। और वो ज़माना भी है जब सिनेमा की टिकट ब्लैक हुआ करती थी। ब्लैक मतलब पहले ही टिकट खरीद लिया जाता था। 5 रुपए की सीट 10-10 रुपए में बिकती थी। 10 रुपए वाली सीट 100 रुपए में बिकती थी। और वो मैंने केवल बिहार में नहीं, मैंने महाराष्ट्र में भी देखा है। जब मैं पढ़ाई करता था 1988 में, औरंगाबाद में बड़े अच्छे अच्छे थिएटर थे। अभी पता नहीं क्या हुआ होगा। और वहाँ पे ब्लैक करने वाले, टिकट ब्लैक करने वाले, आम आदमी पार्टी के संजय बाबू भी टिकट ब्लैक किए हुए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है और ख़राब बात नहीं है। वो कमाई करते थे। कमाई का मतलब वो इन्वेस्ट करते थे। 5 रुपए वाली सीट को जाके पहले से इन्वेस्ट करके खरीदते थे।
लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें सिनेमा हॉल वालों का भी हिस्सा हुआ करता होगा, तभी तो एक आदमी को 50-50 टिकट दे दिया जाता था और सीट फुल, हाउस फुल का बोर्ड लग जाता था। और आप जाइए, आपको टिकट मिल जाएगा, भैया कॉर्नर वाली टिकट, हाँ भैया कॉर्नर वाली टिकट मिलेगी आपको। प्रेमी प्रेमिका वो जाएं, उनके लिए भी टिकट अलग से मिलेगी। मतलब वो भी एक दौर था और आज का दौर है, आप अपने मोबाइल पे पिक्चर देख लेते हैं, आज आप नेटफ्लिक्स पर देख लेते हैं, OTT पे देख लेते हैं। आपको अगर पुरानी पिक्चर देखना है यूट्यूब पर देख लेते हैं। हम लोगों ने बड़ी कठिनाई से पिक्चर देखी है। सिवान रहते थे, शेखर, कृष्णा और दरबार नाम के 3 हॉल थे, 2 के तो अस्तित्व खत्म हो गए। जयपुर में एक बहुत अच्छा सिनेमा हॉल था जो कि पूरे भारत में उसका नाम था। मैंने पूना में देखा था हीरो पिक्चर, नई नई पिक्चर रिलीज हुई थी 1984 में। मैं उस समय पुणे में था, हम लोगों ने वहाँ पे वो पिक्चर देखी। तो ऐसे बहुत कुछ है, कहने के लिए बहुत कुछ है। आज 25 जून 18 जून 2025 का यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मैं GST के बारे में एक दिन और बैठ के पूरा डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैंने टैली में देखा है और उन सज्जन लोगों का भी अगर हो सके तो नाम ज़रूर बताऊंगा, जिन लोगों ने बरगलाया था कुछ लोगों को। और अच्छे अच्छे व्यापारी जो पहले ये नहीं समझते थे 1 नंबर खाता और 2 नंबर खाता क्या होता है, आज वही लोग उन लोगों को गाली देते हैं और सभी लोग ऑनलाइन आज बिल काटते हैं और महत्व समझते हैं कि नहीं 1 नंबर ही होना चाहिए, 2 नंबरी नहीं होना चाहिए भैया, 2 नंबरी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जय श्री राम। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय राम, जय जय राम, जय सीताराम, जय भगवान।